तो हम लोग बॉयट सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन पे चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का डेरिवेशन देखा और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम लोगों ने देखा। तो बॉयट सेवर्ट्स लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन अब हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। magnetic field at the center of current carrying circular arc। अगर हम लोग सर्कुलर आर्क के रिजल्ट को डिराइव कर लेते हैं तो इसी का स्पेशल केस हो जाएगा सेमी सर्किल, सर्कल, क्योंकि आर्क का जो सेंटर है वो कुछ एंगल बना रहा है। अगर सर्कल का केस है, सेमी सर्किल का केस है, तो उसमें एंगल के वैल्यू को हम लोग उस रिजल्ट में पुट कर देंगे। तो यहां पे मैं सबसे पहले करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क लेता हूं और मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है इसके सेंटर पे, ओ पे। So this AB is a current carrying circular arc जिसमें करंट I हो गया। इसका रेडियस को R कंसीडर कर लेते हैं और ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा। तो इसके तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, करंट I, रेडियस R एंड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट इसी I, R और थीटा के टर्म में बताना है और ऑब्वियसली कांस्टेंट तो इसमें रहेगा ही रहेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो यहां पे इस लाइन को रेफरेंस रखते हुए मैं इस प्लेस से अल्फा एंगल पे जाके एक स्मॉल सा पार्ट कट करता हूं, एलिमेंट्री पार्ट, जो कि सेंटर पे एंगल बना रहा है डी अल्फा। तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस एलिमेंट्री पार्ट एट द सेंटर इज अल्फा और इंड के जो लाइन है उसके साथ इसका एंगल का लोकेशन हो गया अल्फा। और इस छोटे से लेंथ को ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं, तो बॉयट सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई करने के लिए एक स्मॉल लेंथ जो कट करते हैं उसको हम लोग डीएल बोलते हैं। इसका करंट के अलोंग जो डायरेक्शन होगा, अगर वेक्टर लिखना चाहते हैं तो वेक्टर डीएल किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। और यहाँ से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर देखेंगे तो ये वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेडियस के इक्वली होगा और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो बॉयट सेवर्ट्स लॉ के अप्लाई करने के लिए, बॉयट सेवर्ट्स लॉ के लिए रिजल्ट अपने पास डीबी क्या होगा, तो ये करंट एलिमेंट वेक्टर डीएल का मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीबी। तो बाय द बॉयट सेवर्ट्स लॉ दिस डीबी इज, क्या फार्मूला होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL साइन थीटा, बट ये वाला थीटा नहीं है, यहाँ पे एंगल का मतलब है DL और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे ये जो DL वेक्टर हो गया और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो DL और पोजीशन वेक्टर इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर DL, ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से ये हो गए पोजीशन वेक्टर R, तो बॉयट सेवर्ट्स लॉ के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL साइन दिस एंगल
90 डिग्री हो जाएगा बाय आर स्क्वायर। कभी भी वाइट सेवर्स लॉ को अप्लाई करना है तो सबसे पहले एक एलिमेंट्री पार्ट कट करना है और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एलिमेंट्री पार्ट से वो लोकेशन के तरफ एक पोजीशन वेक्टर आर होगा और इसके दोनों के बीच के एंगल जो कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। फिर फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो गए 90 और आर का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो रेडियस हो गए। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 91 और आर का मैग्नीट्यूड सर्कल के रेडियस के बराबर है, आर का रेडियस आर स्क्वायर। अब यहां पे जो बी का डायरेक्शन होगा तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं डीएल क्रॉस आर से। तो अगर डीएल वेक्टर इधर है आर वेक्टर इधर है तो डीएल क्रॉस आर इज इनवर्ड। तो इस तरीके से इस पे जितने भी एलिमेंट्री पार्ट बनेंगे हर किसी का डीएल क्रॉस आर डीएल क्रॉस आर डीएल क्रॉस आर डीएल क्रॉस आर इनवर्ड हो रहा है। इसका मतलब हर एलिमेंट्री पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डीबी का डायरेक्शन सेम है। तो चूंकि डीबी का डायरेक्शन सेम है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हम लोग बोल सकते हैं B इज इक्वल टू डायरेक्टली इंटीग्रेशन डीबी। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो गया वो इनवर्ड हो गया क्योंकि करंट हम लोगों ने क्लॉकवाइज किया। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी। तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो जो कांस्टेंट पार्ट है हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन में बच गए डीएल। तो डीएल का इंटीग्रेशन मतलब डीएल यहां पे एज ए वेक्टर नहीं है, डीएल एज ए मॉड है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। तो इंटीग्रेशन डीएल का मतलब हो गया वायर का लेंथ, वायर का लेंथ। डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल एल, एल मीन्स हियर लेंथ ऑफ द वायर। तो वायर अपने सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा और इसका रेडियस आर है। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ एल हो गया, इस पूरे लेंथ को अगर एल रिप्रेजेंट किया जाए तो दिस एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल का वैल्यू हम लोग वहां पुट कर देते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू एल थीटा, सॉरी एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एक आर इसमें से कैंसिल हो गए तो बी का रिजल्ट बन रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। तो जो रिजल्ट बन गया मैं यहां पे समराइज करके लिख दे रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसको एज ए फार्मूला भी याद रखना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली है। जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है वो तो हम लोग कांस्टेंट के तरह से ले रहे हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई यहां पे कांस्टेंट हो गए, आई करंट, आर रेडियस और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज थीटा। तो ये फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। तो ये रिजल्ट को एक बार स्क्रीन को रोक के आप लोग ढंग से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अब इसके कुछ स्पेशल केसेस को हम लोग देखते हैं, क्योंकि अगर हमें सर्कुलर आर्क का रिजल्ट आ गया तो इसके स्पेशल केस क्या क्या हो जाएंगे। तो सम स्पेशल केसेस, सपोज एक सेमी सर्कुलर वायर है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, करंट आई, रेडियस आर। तो सेमी सर्कुलर वायर अपने सेंटर पे एंगल जो बनाएगा, सेमी सर्कुलर वायर, तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कुलर आर्क वायर एट द सेंटर इज थीटा इज इक्वल टू पाई।
तो जो पीछे हम लोगों का फार्मूला बना है आर्क का, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय रेडियस आर इंटू थीटा। तो अब यहां पे थीटा का वैल्यू पुट कर देना है पाई, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, थीटा हो गया पाई, पाई को कैंसिल कर सकते हैं। सो रिजल्ट इज म्यू नॉट आई बाय 4 आर। तो सिंपल इस फार्मूले को, आर्क के रिजल्ट को याद रखना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, सेमी सर्किल, तो थीटा इज इक्वल टू पाई, पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। नेक्स्ट इसके स्पेशल केस हो जाएंगे करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बताने हैं, इस केस में थीटा कितने हो गए, तो सेंटर ओ, करंट आई, रेडियस आर, एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 2 पाई। जैसे सेमी सर्किल में ये एंगल पाई बनाया, सर्कल सेंटर पे क्या एंगल बनाता है सबको पता ही है ये चीज, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, दिस एंगल इज 2 पाई। तो यहां पे थीटा इक्वल टू 2 पाई हो गए। फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। फार्मूला लिखेंगे, थोड़ा फार्मूले भी याद होंगे, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, थीटा का वैल्यू पुट किया जाए 2 पाई, तो क्या रिजल्ट बनेगा, 4 पाई और 2 पाई कैंसिल करेंगे, तो यहां पे म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो सेमी सर्कल का रिजल्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज म्यू नॉट आई बाय 4 आर, और सर्कल का रिजल्ट हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो फार्मूला को याद रख सकते हैं, सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई बाय 2 आर, सेमी सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 4 आर। सर्किल का आप देख सकते हो एग्जैक्टली हाफ है, अगर सर्कल का है म्यू नॉट आई बाय 2 आर, तो सेमी सर्किल के हो गए म्यू नॉट आई बाय 4 आर। यहां पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्लूड नहीं किया है, अगर यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स n आ जाते हैं तो रिजल्ट n टाइम्स हो जाएगा। कि अगर यहां पे एक टर्न से, अभी तो ये हम लोगों ने सिंगल टर्न्स के लिए रिजल्ट लिखा, अगर ऐसे ऐसे इस प्लेस पे n टर्न्स हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू n। n टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो ये रिजल्ट को कब यूज करना है, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो सिंगल टर्न है तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर, और n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2 आर। लेकिन ध्यान रहे कि करंट I जो है वो एक सिंगल टर्न में है। तो एक अगर आप लोग आर्क के रिजल्ट को याद रखते हो तो फिर सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट सर्कल या कोई भी शेप में आर्क है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग बता सकते हैं कि इस फार्मूले से म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा से। सिंपल, जो भी आर्क अपने सेंटर पे एंगल बना रहा है वो थीटा को सब्सटीट्यूट करना है। सर्किल क्या बना रहा है, 2 पाई। सेमी सर्किल सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, पाई। क्वाड्रेंट सर्किल क्या बना रहा है, पाई बाय 2। और भी केसेस हो सकते हैं, पाई बाय 3, पाई बाय 6, इस तरीके से। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें सिर्फ सर्कल भी होगा या सर्कल और स्ट्रेट वायर का मिक्स का भी केस हो सकता है। अब वॉइट-सेवर्स लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कोई भी क्वेश्चंस को अब हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इफ R is the radius, I is the current, and angle subtended at this center is pi by 6. तो एक सर्कुलर आर्क है और 2 स्ट्रेट वायर है, तो ये एक क्लोज लूप हो गया, इसमें करंट I सर्कुलेट हो रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O। कोशिश कर सकते हैं आप लोग, एक बार कोशिश कीजिए।
चलिए तो अब हम लोग देखेंगे। तो यहां पे बेसिकली देखा जाए तो 3 पार्ट्स हैं। तो एक ये स्ट्रेट पार्ट हो गए। तो कभी भी कोई भी एक स्ट्रेट पार्ट किसी पॉइंट से पास करता है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गए। तो ये स्ट्रेट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0, ये वाले स्ट्रेट पार्ट का भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा वो सिर्फ सर्कुलर आर्क का। और सर्कुलर आर्क के फार्मूले क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड? तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। तो ये सर्कुलर सेक्शन के हो गए, और जो 2 स्ट्रेट पार्ट है इन दोनों का 0 हो गया। मतलब अगर मैं इसको मार्क कर दूं 1, 2 एंड 3, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O इज वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पार्ट 1 B1 प्लस B2 प्लस B3। लेकिन इस केस में 1 और 3 जो है वो 0 हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा वो सिंपली B2 के बराबर। यहां पे B2 एग्जिस्ट करेगा एंड B1 एंड B3 दिस वैल्यू इज 0। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किसके हो गए? सर्कुलर आर्क के, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। थीटा हो गए यहां पे पाई बाय 6। सो म्यू नॉट आई बाय 24 आर। हां, यहां पे बी का डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन का प्रैक्टिस हम लोगों ने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। अगर कोई सर्कुलर पार्ट हो तो उस केस में फिंगर को करंट के अलोंग कर्ल करेंगे और थंब हमें बी के डायरेक्शन को बताएगा। तो करंट यहां पे क्लॉकवाइज बन रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है। तो करंट यहां पे क्लॉकवाइज है, तो सेंटर पे थंब को रख के अगर फिंगर को इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो थंब इनसाइड जा रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो गए इनवर्ड क्रॉस। इनवर्ड को हम लोग क्रॉस दिखाते हैं, आउटवर्ड को डॉट दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे इनवर्ड बन रहा है, करंट क्लॉकवाइज है। हां, अगर इसी केस में करंट को एंटी क्लॉकवाइज दिया जाता तो मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाते हैं, लेकिन इस केस में इनवर्ड है। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अभी मैं कुछ सिंपल केसेस ही ले रहा हूं। तो एक स्ट्रेट वायर आ रहा है इधर इंफिनिटी से, और यहां पे अगर एक सेमी सर्कुलर वायर बन जाए, सेमी सर्कुलर वायर, एंड अगेन फिर ये इधर स्ट्रेट होते हुए आगे इंफिनिटी की ओर जा रहा है। करंट आई। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इस सर्कुलर वायर, जो सेमी सर्कुलर वायर है, उसके सेंटर पे। रेडियस आर, करंट आई। कोशिश कर सकते हैं आप लोग एक बार। चलो तो देखते हैं। तो यहां पे बेसिकली 3 पार्ट में है ये। अगेन ये वाला पार्ट स्ट्रेट, ये सेमी सर्कल, ये स्ट्रेट। तो अगर ये तीनों पार्ट का नाम रख देते हैं 1, 2 एंड 3। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, तो ये तीनों पार्ट के जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसके वेक्टर सम के बराबर, वेक्टर V1 प्लस वेक्टर B2 प्लस वेक्टर B3। लेकिन ये जो स्ट्रेट पार्ट है पॉइंट O से पास कर रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रेट पार्ट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड O पे 0 हो गया। सिमिलरली ये जो थर्ड पार्ट है ये भी O से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, तो इसका मतलब थर्ड पार्ट का भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। इसका मतलब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ओनली ड्यू टू द पार्ट 2। और पार्ट 2 सेमी सर्किल, स्पेशल केस, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा को हम लोगों ने क्या पुट किया था? पाई। तो ये रिजल्ट बने थे म्यू नॉट आई बाय 4 आर, म्यू नॉट आई बाय 4 आर। हाँ, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो देख सकते हैं करंट यहां पे क्लॉकवाइज बन रहा है, तो अगर राइट हैंड के ये 4 फिंगर्स को हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो थंब इज इनवर्ड, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इनवर्ड, और इनवर्ड को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। और B3 जो हो गए 0, नल वेक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O इज म्यू नॉट आई बाय 4 आर एंड डायरेक्शन इज इनवर्ड।
हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है सेंटर ओ पे। ये एक क्वाड्रेंट सर्कल है जिसका रेडियस आर है। ये स्ट्रेट पार्ट इंफिनिटी की ओर जा रहा है, ये भी एक स्ट्रेट पार्ट इंफिनिटी से आ रहा है। अब हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। करंट इज आई। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। चलो देखते हैं। तो यहां पे बेसिकली 3 पार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट दिस स्ट्रेट वायर, दिस क्वाड्रेंट सर्किल, सेकेंड पार्ट, और फिर से ये एक स्ट्रेट पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो अब पॉइंट ओ पे बैठ के सोचना है। तो देखा जाए तो जो फर्स्ट पार्ट है वो इससे पास करता हुआ लाइन बन रहा है। मतलब ये स्ट्रेट वायर को आगे देखा जाए तो ये उसी लाइन पे है। तो पॉइंट ओ उसी वायर के सामने सामने उसी लाइन पे है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गए। क्वाड्रेंट सर्किल में आर्क का रिजल्ट यूज करने वाले हैं हम लोग, और थीटा का वैल्यू π/2 हो जाएगा। और थर्ड पार्ट को देखा जाए तो एग्जैक्टली ये जो पॉइंट ओ है वो जिस पॉइंट पे वो इंड हो रहा है उसके बिल्कुल सामने सामने है, और एक साइड इंफिनिटी की ओर जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो थर्ड के लिए हम लोग सेमी इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट यूज करेंगे। यहां पे इसमें क्वाड्रेंट सर्कल का रिजल्ट यूज करेंगे, और फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट हो गया 0। तो अगेन यहां पे बी का वैल्यू एट ओ क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पार्ट 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पार्ट 2 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पार्ट 3, तीनों के वेक्टर सम के बराबर। तो 1 का तो रिजल्ट 0 हो गए। 2 में हम लोग आर्क का रिजल्ट यूज करने वाले हैं, μ0/4π I/r और थीटा। तो यहां पे थीटा का वैल्यू हम लोग आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे π/2। ये जो थीटा हो गए इसको मैं थीटा लिख देता हूं यहां पे π/2। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चूंकि मैं वेक्टर फॉर्म लेके चल रहा हूं तो डायरेक्शन को भी साथ में देखते चलते हैं। तो यहां पे आर्क का केस है और करंट क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड को यूज करेंगे। तो अगर ये 4 फिंगर्स को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएं तो थंब किधर जा रहा है? राइट हैंड थंब इनवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड क्रॉस। और B3, तो इस वायर के लिए ये पॉइंट सेमी इनफाइनाइट का केस हो रहा है। सेमी इनफाइनाइट का क्या रिजल्ट होता है? μ0 I/4π d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो d बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली d किसके बराबर हो जाएगा? r के इक्वल। तो ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट O पे क्या बन रहा है? तो थंब को करंट के अलोंग रखेंगे, राइट हैंड थंब को। तो ये जो फिंगर्स का रोटेशन है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ये थंब को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखना है, सॉरी थंब को करंट के अलोंग रखना है। तो राइट में जा रहा है थंब, और इस तरीके से फिंगर्स को अगर देखें आवाज हो रहा है, इसका मतलब ये फिंगर्स अंदर की ओर जाना है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो गया। तो यहां पे दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये रिजल्ट में एडिशन आ जाएगा। तो अब हम लोग यहां थीटा और डी का वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा का वैल्यू π/2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से क्या हो गया? इसी सर्कल सेमी, ये जो क्वाड्रेंट सर्किल है इसके रेडियस के बराबर। सो μ0/4π I/r, थीटा इज π/2 प्लस μ0 I/4π r, डायरेक्शन इनवर्ड। तो μ0/4π I/r को कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो μ0/4π I/r, ब्रैकेट में क्या बच गया? π/2 + 1, and direction is cross into the plane। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर एक वायर का लेंथ गिवन है L,
और इसको फोल्ड करके n टर्न्स का सर्कुलर वायर बना दिया जाए। इसको फोल्ड कर रहे हैं, इसके रेडियस गिवन नहीं है, एक्चुअल में लेंथ गिवन है, लेकिन इसको फोल्ड करने से इसमें बन गए n नंबर ऑफ टर्न्स, और वायर के हर टर्न में जो करंट है, I इज द करंट इन ईच टर्न, तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। तो यहां पे सर्कल का रिजल्ट यूज करेंगे, लेकिन अपने को रेडियस पता नहीं है, तो रेडियस को ज्योमेट्री से हम लोग पता करेंगे, क्योंकि पूरे वायर का लेंथ तो L ही है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं। तो इसके रेडियस को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेट R बी द रेडियस। तो इफ R इज द रेडियस, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर? तो एक टर्न का लेंथ हो गया 2 पाई r, और ऐसे ऐसे n टर्न है, तो 2 पाई r इंटू n, और ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? इस वायर का जो ओरिजिनल लेंथ गिवन है L के इक्वल। L हमारा यहां पे गिवन इंफॉर्मेशन है, तो यहां से R कैलकुलेट हो गए, तो R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 2 पाई n। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, फार्मूला हमें याद है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O क्या होगा? अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n टाइम्स द म्यू नॉट I बाय 2r। सिंगल टर्न के सर्कल का रिजल्ट सेंटर पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाय 2r, और n टर्न्स है इसलिए यहां पे n से मल्टीप्लाई किया। अब सिंपल r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, L बाय 2 पाई n। L बाय 2 पाई n। सो 2 तो कैंसिल हो गए, पाई और n ऊपर गए, तो म्यू नॉट I पाई n स्क्वायर बाय L। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, अभी नंबर ऑफ टर्न्स 1, सिंगल टर्न है। लेकिन इसको फोल्ड करके हम लोगों ने सर्कुलर शेप ही रखा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? सिंगल टर्न। लेकिन अब इसको फोल्ड करके इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को n बना दिया। नाउ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ऑब्वियसली इसको फोल्ड करने से टर्न्स तो हमने इंक्रीज कर दिए, क्या रेडियस चेंज होगा? बिल्कुल, नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने इंक्रीज किया है, एक से नंबर ऑफ टर्न्स n बना दिया, तो इसका मतलब रेडियस यहां पे डिक्रीज कर गए होंगे। और हर टर्न्स में पहले भी करंट आई था, अभी भी करंट इन ईच टर्न इज आई। तो अगर आपको यहां का मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, तो अभी इधर का मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड एट O इज B। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर O डैश। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स को n टाइम्स कर दिया और रेडियस यहां पे डिक्रीज कर गए, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूला को उठाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है
तो n टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2r। एक टर्न्स का म्यू नॉट आई बाय 2r, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो गया n टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2r। दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो इसका मतलब अगर यहां पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट O इज प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट केस और सेकेंड केस दोनों में करंट तो सेम है, हर टर्न में करंट कांस्टेंट है, करंट इज सेम, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट। यहां पे चेंजेस क्या है? तो मैं प्रोपोर्शनल इसलिए सेट कर रहा हूं कि हमें 2 बार सॉल्व नहीं करना पड़े। क्या क्या क्वांटिटी चेंज किया उस इफेक्ट को सिर्फ हम लोग पकड़ेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो गए तो इसलिए n को रखना है, रेडियस चेंज हो गए इसलिए रेडियस को रखना है, और जो कांस्टेंट है उसको छोड़ के प्रोपोर्शनल में सेट कर दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O इज प्रोपोर्शनल टू n बाय r। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड एट O B डैश हो रहे हैं और यहां जो मैग्नेटिक फील्ड एट O हो रहा है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू n बाय r। तो इसका मतलब n डैश बाय n, और बाय r का इनवर्सली, इसका मतलब r बाय r डैश। तो नंबर ऑफ टर्न्स का तो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, BO डैश एंड BO दोनों का रेशियो n डैश बाय n और r का इनवर्सली। सो r डैश और r ऊपर गया, r डैश नीचे आ गया, तो n डैश बाय r डैश। आप देख सकते हो n बाय r, n डैश बाय r डैश, और BO नीचे है तो नीचे आ गया n बाय r ऊपर चले गए। तो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, सेकेंड केस में आपको ये n हो रहा है और पहले 1 है, तो n डैश और n का रेशियो जो हो गया बेसिकली यहां पे n बाय 1। सेकेंड केस को n डैश बोल रहे हैं तो दैट इज गिवन n। कंफ्यूजन ना हो तो इसको ऐसा करते हैं, इसको स्मॉल n ले लेते हैं। तो बाद में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है, तो n डैश का वैल्यू कितने हो गए? स्मॉल n, और पहले कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए? 1। तो सो इट इज n बाय 1। रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसके लिए थोड़ा अलग से हम लोग ज्योमेट्री देख लेते हैं। तो दोनों वायर का लेंथ तो इक्वल है, तो यहां पे वायर का लेंथ क्या हो गया? 2 पाई, पुराने रेडियस को अगर हम लोग r बोल रहे हैं, बाद के रेडियस को r डैश बोल रहे हैं, तो 2 पाई r, नंबर ऑफ टर्न्स 1। और इधर क्या हो रहा है? 2 पाई r डैश इंटू स्मॉल n। इसका मतलब यहां पे देख सकते हैं कि जो हमें r बाय r डैश मिल रहा है वो n के इक्वल मिल रहा है। r बाय r डैश इज इक्वल टू n, तो r बाय r डैश इज इक्वल टू n। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया वो पुराने मैग्नेटिक फील्ड का n स्क्वायर टाइम्स। सो BO डैश हमें फाइंड करना है, तो BO डैश इज n स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड एट O, तो पुराना केस B दिया हुआ है, सो दिस इज n स्क्वायर इंटू B। अब अगर अपने पास 2 करंट कैरिंग वायर कंसेंट्रिक हो, एक का रेडियस A और एक का रेडियस B, हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। तो इसमें 2 केस हो सकते हैं, एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में सेम है, और एक केस हो सकता है डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट। तो चलो पहले हम लोग लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। करंट इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। चलो एक में I1, एक में I2। तो करंट इज I1 I2, रेडियस A B, साथ में चाहो तो नंबर ऑफ टर्न्स भी ले सकते हैं, एक में नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2, या सिंगल टर्न्स भी हो सकते हैं। तो चलो हम लोग यहां पे सिंगल टर्न्स मान के चलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स में कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, n को मल्टीप्लाई करना है। तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O।
तो दोनों वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या सेम है या अपोजिट है? तो यहां पे इस वायर में, फर्स्ट वायर में करंट का डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज लिया। डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं सर्कुलर के केस में? तो करंट के लिए फिंगर्स को करंट के अलोंग सर्कुलेट करेंगे तो थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, कहां पे? सेंटर पे। तो यहां पे फिंगर्स को अगर कर्ल किया जाए, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो थंब क्या बना? इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर का क्या बना? इनवर्ड। सेकंड में भी करंट हम लोगों ने क्लॉकवाइज लिया, तो सेम केस बन रहा है। यहां पे भी अगर फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं करंट के अलोंग, फिंगर जा रहा है इनवर्ड, तो इसका मतलब ये भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मतलब B1 और B2 दोनों का डायरेक्शन इनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O इज, इस वायर को 1 बोल दे रहा हूं, 2, तो वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2, तो एज ए वेक्टर तो एडिशन है और दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड μ0 I1 बाय 2R, इसके रेडियस A है तो A, तो μ0 I1 बाय 2A एंड डायरेक्शन इज इनवर्ड, सो इट इज क्रॉस। सेकेंड का भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड ही है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? μ0 करंट I2, रेडियस B, तो 2B, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, इसका मतलब एडिशन हो गया इसमें। तो μ0 बाय 2 I1 बाय A, μ0 I2 बाय 2B, डायरेक्शन इनवर्ड, सो इट इज μ0 बाय 2 I1 बाय A प्लस I2 बाय B, डायरेक्शन इनवर्ड। तो फिर से अब हम लोग दो कंसेंट्रिक वायर ही ले रहे हैं, लेकिन अब डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है। तो एक में डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और एक वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट है एंटी क्लॉकवाइज। चलो अब करंट एक में I, इसमें भी करंट I ले लेता है, और एक का रेडियस हो गया A, दूसरे का रेडियस हो गया B। पता क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। तो यहां पे दो वायर है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम बताना है। तो इस वायर का नाम 1, इस वायर का नाम 2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O इज वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2। चलो B1 और B2 का मैग्नीट्यूड का तो इशू नहीं है, मैग्नीट्यूड का तो सबको रिजल्ट याद है, μ0 I बाय 2R। तो इसका हो गया μ0 करंट I बाय 2 रेडियस A। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन को हम लोग कैसे पता करते हैं? तो अगर सर्कुलर वायर का केस हो तो राइट हैंड थंब के फिंगर्स को हम लोग कर्ल करते हैं करंट में, तो थंब हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पे करंट क्लॉकवाइज है, तो ये जो हम लोग राइट हैंड का फिंगर्स है, इसको क्लॉकवाइज फिंगर्स को घुमाएंगे। तो फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाया तो थंब यहां पे किधर जा रहा है? राइट हैंड थंब इनवर्ड। तो इसका मतलब फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इनवर्ड। इनवर्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहां पे क्रॉस। अब सेकेंड वायर पे आ जाते हैं। तो सेकेंड वायर जो है आउटर वाला रिंग, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड μ0 I बाय 2R, और इसके रेडियस को हमने B से रिप्रेजेंट किया है, तो B। इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो यहां पे राइट हैंड को यूज करेंगे। तो राइट हैंड का जो 4 फिंगर्स है, इसको कैसे घुमाना है? करंट के अलोंग। तो यहां पे करंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ये फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो अगर ये चारों फिंगर्स को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा राइट हैंड का थंब आएगा आउटवर्ड। इसका मतलब बाहर वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड, और आउटवर्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट। तो अब यहां पे B1 B2 का तो वेक्टर सम है, लेकिन दोनों का एरो जो है, दोनों का जो यूनिट वेक्टर है, यानी दोनों के जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। एक इनवर्ड है, एक आउटवर्ड है। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? तो इसमें से डोमिनेट कौन करेगा? जो डोमिनेट करेगा उसके अकॉर्डिंग। तो μ0 दोनों में सेम है, करंट दोनों में सेम है, 2 सेम है, A और B। तो रेडियस A इज लेस देन B, सो 1 बाय A इज ग्रेटर देन 1 बाय B। इसका मतलब ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर पे डोमिनेट करेगा। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? इनवर्ड। तो इस वाले में से इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो μ0 I बाय 2A माइनस
म्यू नॉट आई बाय 2b। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या दिखाएंगे, डॉट या क्रॉस, क्रॉस, क्योंकि ये वाला प्लस लिया, जिसको प्लस ले रहे हैं ये डोमिनेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नेट जो हो गया आप इनवर्ड हो गए। बाकी कॉमन ले सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 कॉमन हो गए, 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी एंड डायरेक्शन इज इनवर्ड। तो नेक्स्ट एग्जांपल में अब हम लोग दो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर लेते हैं, दोनों का सेंटर कॉमन पॉइंट पे है, लेकिन दोनों करंट कैरिंग वायर का जो प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये वायर का सेंटर हो गए, इसके रेडियस ए है, इसमें करंट आई है एंटी क्लॉकवाइज, और ये नोटबुक के प्लेन में है, बोर्ड का प्लेन में है, यानी आप अपने नोटबुक में देखोगे तो आपके नोटबुक के प्लेन में है। और एक करंट कैरिंग वायर का जो प्लेन है अब वो नोटबुक के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से 3 डायमेंशन में चले गए डायग्राम। तो अब मैं इसको दिखा रहा हूं, तो जो सामने का पार्ट है वो हमें दिखेगा और पीछे का पार्ट दिख नहीं रहा होगा इस तरीके से। तो इसलिए पीछे के पार्ट को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा और सामने के पार्ट को सॉलिड लाइन से। दोनों का सेंटर कॉमन है, इसके रेडियस बी हो गए और इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है। अगर अपने बोर्ड या नोटबुक के प्लेन को मैं एक्स वाई प्लेन कंसीडर करूं तो ये करंट कैरिंग वायर एक्स वाई प्लेन में है और ये जो करंट कैरिंग वायर है ये आपको वाई जेड प्लेन में चला गया। तो करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में आएगा, और ये जो करंट कैरिंग वायर है ये वाई जेड प्लेन में है। मतलब यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कैसे लिया है, तो इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन मान रहे हैं। तो बोर्ड का प्लेन एक्स वाई प्लेन हो गया और ये हो गया आपको इन एक्स वाई प्लेन, और ये जो सर्कुलर वायर है ये हो गया इन वाई जेड प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है। तो ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में बनेगा, और ये आपको वाई जेड प्लेन में है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में बनेंगे। तो इसका मतलब दोनों वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए। तो इस वायर का नाम अगर हम लोगों ने 1 रखा और इस वायर का नाम 2, तो यहां पे B1 एंड B2 बोथ इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट O। B1 B2 को अगर इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं तो B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाय 2r रेडियस ए, और अगर यूनिट वेक्टर के हेल्प से इसका डायरेक्शन लिखा जाए, ऐसे तो इस प्लेन में करंट को अगर राइट हैंड थंब रूल से घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो या तो आउटवर्ड लिख सकते हैं और साथ के साथ अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हेल्प ले तो आउटवर्ड को यहां पे बोलेंगे के कैप। तो B1 का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाय 2a, डायरेक्शन के कैप। हालांकि सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोई इशू नहीं है, B1 B2 परपेंडिकुलर है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो मैग्नीट्यूड अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। लेकिन थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूं कि थोड़ा डायरेक्शन का भी आपका प्रैक्टिस होते चले। तो इस वायर का करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो राइट हैंड थंब रूल से अगर करंट को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो थंब आउटवर्ड, और अगर उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे और इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन बोलना है तो देन डायरेक्शन इज के कैप। या सिंपल आउटवर्ड लिखना है तो ये के कैप के प्लेस पे हम लोग
चाहे तो ये डॉट रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं। अब B2 की बात करते हैं। तो B2 का मैग्नीट्यूड यानी ये जो सेकेंड वायर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितने हो गए, मैग्नीट्यूड तो म्यू नॉट आई बाई 2r और उसका रेडियस है b। अब उसके डायरेक्शन किधर होंगे, तो वो खुद YZ प्लेन में है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो या तो पॉजिटिव एक्स में या निगेटिव एक्स में। लेकिन किस तरीके से, तो अगर हम लोग अपने आप को सोचें कि एक्स एक्सिस पे है और सामने वायर आ गया, तो अगर ऑब्जर्वर हम लोग हो गए तो इधर की ओर एक्स एक्सिस पे है, हम लोग थोड़ा यहां पे खड़े हो जाते हैं, तो यहां पे आके हम लोग कहां पे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो अब करंट का डायरेक्शन हमें एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। तो अगर यहां से अपने को करंट का डायरेक्शन सपोज एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो एक्स एक्सिस पे खड़े होके अपने 4 फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो अगर ये 4 फिंगर्स को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं तो थंब हो रहा है आउटवर्ड, यानी अपने तरफ आ रहा है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है। तो अगर इस जगह से खड़े होने पे इस वायर में जो करंट है इस ऑब्जर्वर को कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्वर को इस वायर में करंट नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो 4 फिंगर्स को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो थंब हमारे सामने सामने आ रहा है, और ये थंब देखा जाए तो लॉन्ग एक्स एक्सिस आ गया, इसका मतलब डायरेक्शन हो गए आई कैप। तो आई कैप के कैप दोनों परपेंडिकुलर है। अगर डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर बी इज B1 प्लस B2, तो उस केस में आई कैप और के कैप के फॉर्म में रिजल्ट रहेगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2a के कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 2b आई कैप। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड हमें पता करना है तो ये सब इतने आपको पूरा का पूरा डायरेक्शन वगैरह चेक करने की शुरुआत में सिर्फ हम लोगों ने देख लिया कि B1 B2 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यहां से भी समझ में आ रहा है, एक का डायरेक्शन आई कैप, एक का डायरेक्शन के कैप, दोनों परपेंडिकुलर है, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। लेकिन आप यहां से डायरेक्टली, चूंकि B1 B2 परपेंडिकुलर है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ओके B इज अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड तो क्लियर ही है, म्यू नॉट आई बाई 2r, एक का रेडियस a, एक का रेडियस b, तो अंडर रूट म्यू नॉट आई बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई बाई 2b का होल स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई बाई 2 को कॉमन ले सकते हैं और अंडर रूट के अंदर बच जाएगा 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर। तो फिजिक्स के केस में आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करोगे तो उसके हेल्प से आपको जो रिजल्ट है वो भी आसानी से याद होते चले जाते हैं, और एग्जाम में तो पता ही है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का क्या वेटेज रहता है। तो फिजिक्स का मतलब ये है कि कंसेप्ट को लर्न करना है और उसके बाद प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो हम लोग लेक्चर्स में भी आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। चलो, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है ओ पे, ये इधर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की ओर। करंट आई, रेडियस आर, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। तो 3 पार्ट बन रहे हैं। अगर पॉइंट ओ से देखा जाए तो ये एग्जैक्टली सेमी इनफाइनाइट का केस बन रहा है, ये पार्ट भी सेमी इनफाइनाइट का केस बन रहा है, और ये सेमी सर्कल। तो पार्ट 1, 2 एंड 3। तो अगर फर्स्ट पार्ट में बी का डायरेक्शन देखा जाए तो क्या बनेगा, तो राइट हैंड थंब को करंट के अलोंग रखा और फिंगर्स को ओ पे लाइए। जब स्ट्रेट वायर का केस रहे तो राइट हैंड थंब को करंट के अलोंग, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या बन रहा है, ओ पे आउटवर्ड। तो B1 इज आउटवर्ड। B3, तो राइट हैंड थंब को करंट के अलोंग रखेंगे और फिंगर्स को ओ के पास लाएंगे,
आउटवर्ड। तो B1 भी आउटवर्ड है, B3 भी आउटवर्ड है। और ये जो सर्कुलर पार्ट है, तो यहां पे तो सर्किल के केस में हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करते हैं करंट के अलोंग। तो इफ दिस इज द करंट के अलोंग ये फिंगर्स को कर्ल किया तो थंब क्या आ गया, आउटवर्ड। तो यहां पे B1, B2, B3 तीनों के डायरेक्शन सेम आ रहे हैं और तीनों के तीनों B आउटवर्ड आ रहा है। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तीनों वेक्टर का एडिशन। सो मैग्नेटिक फील्ड एट O इज B1 प्लस B2 प्लस B3 और तीनों के डायरेक्शन सेम है। अगर इसको XY प्लेन कंसीडर किया जाए तो यहां पे तीनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर किसमें, आउटवर्ड में। तो या तो उसको आउटवर्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं या यूनिट वेक्टर हम लोग k कैप ले सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट फर्स्ट वन, तो सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का रिजल्ट क्या होता है, म्यू नॉट I बाय 4 पाई d। d का वैल्यू यहां पे क्या हो गया, तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई r। डायरेक्शन इज आउटवर्ड मींस डॉट और k कैप। B2 क्या है, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल के रिजल्ट याद है, म्यू नॉट I बाय 4 रेडियस r। यहां पे स्ट्रेट वायर के केस में r जो हो गया वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, म्यू नॉट I बाय 2 पाई d आपको इनफाइनाइट का होता है और सेमी इनफाइनाइट का म्यू नॉट I बाय 4 पाई d। तो d का वैल्यू यहां पे r और स्ट्रेट वायर का म्यू नॉट I बाय, सेमी इनफाइनाइट जो स्ट्रेट वायर है तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई r, और ये जो सेमी सर्कुलर वायर हो गए इसका हो गया म्यू नॉट I बाय 4 r। फार्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। डायरेक्शन आउटवर्ड, ये भी सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का भी मैग्नेटिक फील्ड फिर से हम लोग लिखेंगे सेम, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r। डायरेक्शन डॉट आउटवर्ड यानी k कैप। तो तीनों का एडिशन हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट I बाय 4r कॉमन ले सकते हैं, इधर बच गया 1 बाय पाई, म्यू नॉट I बाय 4r प्लस 1 बाय पाई। डायरेक्शन इज डॉट। आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। सपोज एक स्ट्रेट वायर इधर इन्फिनिटी से आ रहा है और इसके बाद इस पॉइंट पे एक वायर अब सेमी सर्कल का शेप ले लिया और फिर से ये पोर्ट स्ट्रेट इन्फिनिटी की ओर चला गया। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पे, करंट I, मैग्नेटिक फील्ड एट O, रेडियस R, करंट I। तो यहां पे 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का नाम हम लोग कुछ रख देते हैं, 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले जरा कुछ डायरेक्शन देख लेते हैं, कहीं कुछ एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो अगर 1 को देखा जाए तो 1 में करंट किधर जा रहा है, राइट की ओर। तो स्ट्रेट वायर के केस में थंब हम लोग क्या रखते हैं, करंट के अलोंग, और फिंगर्स को हम जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसके साइड में ले जाता है। तो 1 पे राइट में जा रहा है तो 1 हो गया थंब करंट के अलोंग, और ये फिंगर्स पॉइंट O नीचे है तो फिंगर्स को मैं नीचे रख रहा हूं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बनेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, इनवर्ड। तो थंब करंट के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड नीचे बन रहा है इनवर्ड। इसका मतलब जो B1 है उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, इनवर्ड क्रॉस, कहां पे, एट O। तो 1 का मैग्नेटिक फील्ड O पे क्रॉस, और 3 का, तो थंब को करंट के अलोंग रखेंगे स्ट्रेट वायर में, और 4 फिंगर्स को पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड O पे पता करना है उस लोकेशन पे। तो थंब को करंट के अलोंग रखा, ये फिंगर्स को O के पास लाया, तो बाहर के सेंस में बन रहा है, तो यहां पे O पे मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू पार्ट 3 इज आउटवर्ड। तो B3 इज डॉट। तो B1 और B3 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, दोनों सेमी इनफाइनाइट है, दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, करंट सेम है, इसका मतलब B1 और B3 दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो B1 B3 का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब यहां पे वेक्टर B1 एंड वेक्टर B3 एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होगा, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब B1 और B3 का जो सम होगा, वेक्टर सम, दैट इज 0। तो B1 B3 का वेक्टर सम 0, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड O पे किसके बराबर हो जाएगा, ओनली ड्यू टू द पार्ट 2। सो मैग्नेटिक फील्ड एट O इज इक्वल टू बेसिकली B1 प्लस B2 प्लस B3, but vector B1 plus vector B3, sorry, vector B1 plus vector B3 is equal to 0। तो B1 और B3 का वेक्टर सम 0 हो गए, तो क्या बच गए, B2। और B2 मतलब सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का क्या रिजल्ट है, म्यू नॉट I बाय 4R। एंड डायरेक्शन, B2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग राइट हैंड थंब को करंट के अलोंग कर्ल करेंगे तो थंब मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपने थंब को करंट में रखा तो कर्ल ये फिंगर्स का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और अगर फिंगर्स को करंट के अलोंग कर्ल करेंगे तो थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो यहां पे कर्व के केस में करंट को घुमाना इस तरीके से फिंगर्स में, राइट हैंड को फिंगर्स को हमने करंट के अलोंग कर्ल किया, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और थंब हो गया आउटवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो गया यहां पे आउटवर्ड हो गया। आउटवर्ड को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर इसको XY प्लेन ट्रीट करेंगे तो फिर Z एक्सिस बाहर होगा, तो यूनिट वेक्टर के फिर में फॉर्म में K कैप लिख सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट O इज म्यू नॉट I बाय 4R एंड डायरेक्शन इज डॉट। तो एक सर्कुलर आर्क लिया जो कि सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, 270 डिग्री। और ये दो पार्ट स्ट्रेट पोर्शन। रेडियस R, current I, we have to find the magnetic field at O। तो अगेन यहां पे तीन पार्ट बन रहा है, ये स्ट्रेट पोर्शन 1, ये सर्कुलर आर्क 2, दिस स्ट्रेट पोर्शन 3। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो अगर पार्ट 1 को देखा जाए तो बिल्कुल इसके सामने पॉइंट O है, यानी 1 का मैग्नेटिक फील्ड O पे क्या हो जाएगा, 0। और पार्ट 3 को भी देखा जाए तो पॉइंट O उसी लाइन के बिल्कुल सामने सामने है। तो अगर किसी स्ट्रेट वायर के सामने पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो इसका मतलब B1 0, B2 ये सर्कुलर आर्क, तो सर्कुलर आर्क का रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R एंड थीटा। तो ये अपने सेंटर पे थीटा क्या बना रहा है, तो यहां पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इंटू 3 पाई बाय 2। एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट I बाय 8R इंटू 3। B2 का डायरेक्शन क्या होगा, तो सर्कुलर का केस है, तो फिंगर्स राइट हैंड फिंगर्स को हम लोग कर्ल करेंगे करंट के अलोंग, तो करंट क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब हो गया आउटवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड एट O इज आउटवर्ड। आउटवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। और B3 अगेन O से पास करता हुआ लाइन है, तो B3 इज 0। सो मैग्नेटिक फील्ड एट O इज, तो वेक्टर B1 प्लस B2 प्लस B3, तो B1 और B3 तो 0 है,
तो दैट इज इक्वल टू B2। तो 3 म्यू नॉट I बाय 8R, डायरेक्शन डॉट मीन्स आउटवर्ड। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक स्ट्रेट वायर इन्फिनिटी से आ रहा है, करंट I, इसके बाद वायर सर्कुलर आर्क पे चल पड़ा, इस पोजीशन तक आए एंड देन स्ट्रेट इधर इन्फिनिटी की ओर चला गया। करंट I, रेडियस R, सेंटर O, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो इसमें भी 3 पार्ट, 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड O पे अब 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के लिए ये जो पॉइंट O है ये आपको सेमी इनफाइनाइट के जैसा हो गया। लेकिन जो थर्ड पार्ट है वो O से पास कर रहा है, इसलिए थर्ड पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अब हमें 1 का मैग्नेटिक फील्ड O पे एग्जिस्ट करेगा, 3 का 0 हो गया और 2 का एग्जिस्ट करेगा। तो 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो थंब को रखेंगे करंट के अलोंग, और पॉइंट O चूंकि यहां से नीचे है तो थंब को करंट के अलोंग रखा, फिंगर्स को नीचे की ओर रखेंगे तो फिंगर्स अंदर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब पार्ट 1 का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो रहा है। तो B1 इज इनवर्ड मींस क्रॉस, और B2, तो अगर करंट को हम लोग कर्ल करते हैं तो करंट यहां एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज दिखाया, तो ये बाहर की ओर आ रहा है। तो B2 इज आउटवर्ड, B2 इज आउटवर्ड, बट B1 इज इनवर्ड। तो इसका मतलब अगर B1 को लिखा जाए तो B1 कितने हो जाएंगे, तो B1 के लिए पॉइंट O सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का रिजल्ट क्या होता है, म्यू नॉट I बाय 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि यहां पे R बन रहा है, तो म्यू नॉट I बाय 4 पाई R एंड डायरेक्शन इज इनवर्ड। थंब को करंट के लॉन्ग रखिए और फिंगर्स चूंकि पॉइंट O नीचे है तो नीचे रखेंगे, तो ये इनवर्ड बन रहा है, तो दैट इज क्रॉस। B2, तो सर्कुलर आर्क है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R, थीटा, थीटा हियर इज 3 पाई बाय 2, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R, थीटा 3 पाई बाय 2, so 3 times म्यू नॉट I बाय 8R एंड इट्स डायरेक्शन इज, तो राइट हैंड थंब को करंट को घुमाया, करंट के लॉन्ग फिंगर्स को घुमाया तो थंब आ रहा है बाहर, तो डायरेक्शन इज आउटवर्ड। और B3 तो 0 है क्योंकि थर्ड वायर O के सामने से पास कर रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट O इज वेक्टर B1 प्लस वेक्टर B2 प्लस वेक्टर B3, लेकिन B1 और B2 दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो B1 B2 B3 तीनों का वेक्टर सम करना है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि B1 और B3 दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो अगर हम क्रॉस दिखाएंगे तो B1 माइनस B2, और अगर डॉट दिखाएंगे तो B2 माइनस B1। लेकिन न्यूमेरिकली यहां पे डोमिनेट कौन कर रहा है, तो म्यू नॉट I दोनों में सेम है, R दोनों में सेम है, इसमें क्या बच रहा है 1 बाय 4 पाई, वहां पे बच रहे हैं 3 बाय 8, तो ऑब्वियसली 1 बाय 4 पाई और 3 बाय 8 दोनों में कौन सा ग्रेटर होगा, एक है 1 बाय 4 पाई क्योंकि म्यू नॉट I बाय R, म्यू नॉट I बाय R दोनों में तो सेम है, यहां पे है 1 बाय 4 पाई और यहां पे हो रहा है आपको 3 बाय 8, तो इस दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये 8 हो रहा है और ये 4 पाई इंटू 3, तो 4 इंटू 3, 3 इंटू पाई, तो ऑब्वियसली 12 पाई इज ग्रेटर देन 8,
तो इसका मतलब 3/8 ये फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो B1 और B2 में डोमिनेट कौन कर रहा है? B2। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O इज, तो B2 B1 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, B1 न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्गर है, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूं 3 μ0I/8R माइनस μ0I/4πR, और साइन इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है B2 मीन्स डॉट। सो मैग्नेटिक फील्ड एट O इज वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड हो गया और ये वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड हो गए, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो रहे हैं, इसलिए यहां पे हमने B2 माइनस B1 किया। ठीक है, दिस वन इज लेस देन दिस, इसका मतलब जो B1 का मैग्नीट्यूड है वो B2 के मैग्नीट्यूड से कम होगा। सो B2 में से B1 को माइनस किया। बाकी आगे कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं, तो μ0I/r को कॉमन ले सकते हैं, इनफैक्ट 4R को कॉमन ले सकते हैं, μ0I/4R कॉमन, तो इधर से बच गए 3/2 और इधर बच गए μ0I/4R कॉमन लिया तो 1/π एंड डायरेक्शन इज डॉट आउटवर्ड। चलो तो एक स्ट्रेट वायर है, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, यहां से भी एक स्ट्रेट वायर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, और ये सर्कुलर आर्क हो गया जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट O इफ देयर इज करंट I। और ये जो सर्कुलर सेक्शन है ये बेसिकली सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा? 3π/2, क्योंकि ये पोर्शन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये सर्कुलर आर्क हो गए। तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग 3 पार्ट कंसीडर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जो थर्ड पार्ट है वो तो पॉइंट O से पास कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन 1 और 2 दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? तो अगर 2 की बात करें तो करंट बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड फिंगर्स को अगर करंट के अलोंग कर्ल करते हैं तो थंब हम लोग O पे देख सकते हैं, आउटवर्ड जा रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया, तो B2 इज आउटवर्ड। 1, तो अब ये स्ट्रेट वायर है, तो थंब को हम लोग करंट के अलोंग रखते हैं और फिंगर्स को O के पास लाते हैं, तो ये भी आउटवर्ड बन रहा है, तो B1 इज आउटवर्ड, B2 इज आउटवर्ड। तो B1 B2 दोनों का डायरेक्शन सेम है और B3 तो 0 है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2 के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड आउटवर्ड। तो B3 0। व्हाट अबाउट B1? तो B1 के लिए पॉइंट O सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट का रिजल्ट μ0I/4πd परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे R है, तो μ0I/4πd, d के जगह पे R, एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड डॉट। व्हाट अबाउट B2? तो सर्कुलर आर्क का रिजल्ट यूज करेंगे, तो μ0/4π I/R इंटू थीटा, डायरेक्शन आउटवर्ड मीन्स डॉट, थीटा का वैल्यू 3π/2, ये अपने सेंटर पे जो एंगल बना रहा है 3π/2, तो μ0/4π I/R, थीटा इज 3π/2, पाई कैंसिल, तो μ0I इंटू 3/2
8r। तो वेक्टर b1 प्लस b2 प्लस b3, तो b1 b2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 के सम के बराबर, क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। सो द रिजल्ट इज 3 म्यू नॉट I बाय 8r प्लस म्यू नॉट I बाय 8 पाई r एंड डायरेक्शन इज डॉट। तो एक वायर का अरेंजमेंट इस प्लेस पे दिया हुआ है और हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है O पे। वायर का अरेंजमेंट कैसे है, O से स्टार्ट हो रहा है, किस रेडियस तक गया, अप टू रेडियस A। इसके बाद ये सर्कुलर पार्ट में चला गया, अगेन स्ट्रेट, ये लेंथ कितने हो गए A। तो हर इक्वल डिस्टेंस A जाने के बाद ये फिर वापस सर्कुलर पार्ट पे आ जा रहा है। फिर से ये लेंथ हो गया A। तो वायर O से स्ट्रेट, सर्कुलर आर्क, स्ट्रेट, सर्कुलर आर्क, स्ट्रेट, अगेन सर्कुलर आर्क। चलो यहीं तक जाते हैं। और सेंटर पे एंगल क्या बना रहा है, π/3। तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट O। द करंट इन द वायर इज I। तो जितने भी पार्ट हैं, हर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करके हमें वेक्टर सम करना है। तो क्या हो रहा है इस केस में, तो ये जो पहले तो स्ट्रेट पार्ट को सोचते हैं, तो स्ट्रेट पार्ट O से पास किया, तो ये स्ट्रेट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड 0, ये भी स्ट्रेट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड 0, ये भी स्ट्रेट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड 0। तो जो भी स्ट्रेट पोर्शन है वो O से पास कर रहा है, तो इसलिए स्ट्रेट वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गए। तो अब बच गया जो कर्व्ड पार्ट है, तो कर्व्ड पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप देख सकते हो करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है। तो O पे बैठ के देखें तो यहां पे करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी B का डायरेक्शन जो है अलग अलग मिलने वाला है, और रेडियस भी आर्क के अलग अलग है। तो इसका मतलब स्ट्रेट पार्ट का हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्व्ड पार्ट का देखेंगे। तो अगर ये कर्व्ड पार्ट का नाम मैं रख देता हूं 1 2 3, तो 1 का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया राइट हैंड रूल से, तो अगर करंट के अलोंग ये फिंगर्स को कर्ल किया तो आउटवर्ड। 3 का भी क्या होगा आउटवर्ड, लेकिन 2 का क्या हो जाएगा इनवर्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट O जो हो जाएगा वो B1 B2 और B3 के वेक्टर सम पे। तो B1 कितने, तो B1 इज म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R। तो इसके रेडियस कितने हो गए A, एंड थीटा, तो सेंटर पे थीटा क्या बनाया π/3, एंड डायरेक्शन आउटवर्ड डॉट। फिर B2 कितने हो जाएंगे, तो जो अगेन सर्कुलर पार्ट है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला इसे यूज करेंगे, सिर्फ आपको रेडियस चेंज हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R। तो इसके रेडियस A है, लेकिन इसके रेडियस A प्लस A 2A, थीटा π/3, और डायरेक्शन इसके हो गए अब इनवर्ड। अगर हम फिंगर्स को करंट के अलोंग ये 4 फिंगर्स को घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज का सेंस बन रहा है, तो थंब देख सकते हैं O पे क्या बनेगा इसके लिए इनवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज क्रॉस। एंड B3, तो B3 का डायरेक्शन फिर से क्या हो जाएगा आउटवर्ड, लेकिन रेडियस कितने हो जाएंगे A प्लस A प्लस A 3A, मीन्स म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय रेडियस 3A, थीटा इज π/3। जो भी सर्कुलर आर्क है, तीनों के तीनों सर्कुलर आर्क सेंटर पे सेम एंगल बना रहा है π/3। और आर्क का फार्मूला क्या है, तो आर्क का फार्मूला था म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R इंटू थीटा। तो थीटा सबके सेम π/3, लेकिन रेडियस 1 का A, 2 का 2A, 3 का 3A, तो A 2A 3A। डायरेक्शन फर्स्ट वाले का
डॉट, सेकेंड वाले का क्रॉस, थर्ड वाले का वापस डॉट आउटवर्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या हो जाएगा? तो B1 का मैग्नीट्यूड प्लस B3 का मैग्नीट्यूड माइनस B2 का मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं लिखूं तो B1 आउटवर्ड, फिर B2 इनवर्ड तो माइनस B2, फिर B3 आउटवर्ड तो प्लस B3, और डायरेक्शन किसका लेंगे? जिसको हम प्लस ले रहे हैं। तो प्लस का मतलब B1 और B3 को हमने प्लस लिया, तो B1 B3 का डायरेक्शन क्या है? डॉट। तो डायरेक्शन हो गए डॉट किसके अकॉर्डिंग? जो वेक्टर हमने प्लस के लिए, जिसका मैग्नीट यहां पे हमने प्लस लिया B1 और B3, और चूंकि B2 इनवर्ड है, अब उसको आउटवर्ड बनाएंगे तो इसका मतलब हमें माइनस में लिखना पड़ेगा। ये दोनों आउटवर्ड है, आउटवर्ड, ये इनवर्ड है, लेकिन अगर इसको हम आउटवर्ड लिखेंगे तो फिर हमें माइनस के साथ लेना है। तो इसका मतलब B1 प्लस B3 माइनस B2। तो म्यू नॉट बाय, यहां पे पाई तो कैंसिल ही हो जा रहा है सब में, तो आसानी से हम लोग देख सकते हैं म्यू नॉट बाय आई, सब में कॉमन, इसके बाद 4 सब में ही है, 3 भी सब में है, तो 4 इंटू 3 सब में से कॉमन आ गए। रेडियस ए भी सब में है, तो ए भी कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा यहाँ पे? तो ए का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो B1 में 1 है तो 1/1, B2 में 2 है लेकिन माइनस है तो -1/2, और B3 में 3 है तो +1/3। तो B1 प्लस B3 माइनस B2 है, तो यहां पे सब चूंकि सारे यहां दिख ही रहे हैं, तो म्यू नॉट आई हमने कॉमन ले लिया, 4 सब में है कॉमन ले लिया, 3 भी सब में है कॉमन लिया, रेडियस ए को कॉमन लिया, तो बचा हुआ फैक्टर क्या बच गया? यहाँ पे ए का कॉफिशिएंट 1, ए का कॉफिशिएंट 2, ए का कॉफिशिएंट 3, तो ए का कॉफिशिएंट 1 2 3, लेकिन साइन फर्स्ट प्लस, सेकेंड माइनस, थर्ड प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 कितने हो जाएंगे? तो 1 माइनस 1/2 इज बेसिकली 1/2, एंड 1/2 प्लस 1/3, LCM 6 means 5/6. So the final answer is 5 mu naught I by 6 into 12. So 6 into 12. 72A, and direction is dot. चलो एक और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं डॉटेड से 2 कंसेंट्रिक सर्कल को ड्रॉ किया, सेंटर हो। अभी डायग्राम को ड्रॉ करना है, उस पर्पज से मैंने जस्ट 2 डॉटेड सर्कल खींचा, और 3 स्ट्रेट लाइन खींचता हूं इक्वल एंगल बनाते हुए। मतलब इसके साथ अब ये लाइन क्या बनाएगा? 60। एक्सटेंड कर देते हैं, फिर इसके साथ और इसके साथ 60। तो जस्ट अभी मैंने सपोर्टिंग लाइन खींचा, अब हमें वायर को प्लेस करना है इसके ऊपर। तो एक वायर क्लोज शेप में है, तो पहले इस पोर्शन पे आया, सॉलिड लाइन, नाउ इट इज करंट कैरिंग वायर, इसके रेडियस हो गए B, आउटर रेडियस इज B, फिर ये स्ट्रेट वायर होते हुए अंदर की ओर आ गया, करंट I, फिर से वापस ये सर्कुलर शेप पे गए, और इस सर्कुलर पार्ट का रेडियस हो गया A, करंट I,
तो पहले सर्कुलर पार्ट, फिर स्ट्रेट, फिर सर्कुलर पार्ट, लेकिन रेडियस यहां पे बी, इधर के ए, फिर से वापस ये स्ट्रेट पार्ट। तो अल्टरनेट, एक बार आउटर पे जा रहा है, आउटर सर्कुलर पार्ट, फिर ये स्ट्रेट, इनर सर्कुलर पार्ट, फिर ये स्ट्रेट, फिर आउटर, फिर ये इनर, स्ट्रेट के थ्रू ज्वाइन किया। तो ये हो गए करंट कैरिंग वायर, जिसमें कि करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, लाइक दिस। तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। करंट इज आई, आउटर पोर्शन का रेडियस बी, इनर पोर्शन का रेडियस ए, एंड ऑल द सर्कुलर आर्क इज मेकिंग इक्वल एंगल एट सेंटर। ऑल द सर्कुलर आर्क इज मेकिंग इक्वल एंगल एट सेंटर। तो ये जो थीटा है सबके लिए सेम है, दिस थीटा, अगेन दिस थीटा, तो ऑल इक्वल आर्क आर मेकिंग इक्वल एंगल थीटा। तो ऑब्वियसली थीटा कितने हो जाएगा, तो टोटल सर्कुलर आर्क कितने हैं, तो 3 आर्क हैं जिसके रेडियस बी है और 3 आर्क हैं जिसके रेडियस ए है। तो टोटल नंबर ऑफ आर्क इज 6। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सिंगल आर्क इज 2 पाई बाय 6, सो इट इज पाई बाय 3। तो अब यहां पे जो भी स्ट्रेट पोर्शन है, आप स्ट्रेट पोर्शन को चेक करो। तो दिस स्ट्रेट पार्ट इज पासिंग थ्रू ओ, दिस स्ट्रेट पार्ट पासिंग थ्रू ओ, स्ट्रेट पार्ट पासिंग थ्रू ओ, दिस स्ट्रेट पार्ट पासिंग थ्रू ओ। तो सारे स्ट्रेट पार्ट ओ से पास कर रहा है, इसलिए स्ट्रेट पार्ट का तो मैग्नेटिक फील्ड ओ पे 0 होगा। इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा वो सारे सर्कुलर आर्क के, जिसमें कि दोनों जो सर्कुलर आर्क हैं उसके डायरेक्शन को अगर चेक किया जाए तो यहां पे करंट का डायरेक्शन राइट हैंड से देखते हैं तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या बना, आउटवर्ड, इस बड़े आर्क के लिए जिसका रेडियस बी है। जिसका रेडियस ए है उसमें भी करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड। तो इसका मतलब जो भी सर्कुलर आर्क है सबके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड बन रहा है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट ओ जो होगा, तो अगर ये सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस बी है इसका नाम 1 रख दिया जाए और एक सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस ए है उसका नाम 2 रख दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज B1 प्लस B2। लेकिन B1 के कितने केस होंगे, 3 केसेस, और B2 के भी कितने केसेस होंगे, 3 केसेस। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या बोल सकते हैं हम लोग, 3 टाइम्स B1 प्लस B2। चूंकि B1 और B2 दोनों का डायरेक्शन सेम है तो B1 प्लस B2, और B1 के भी 3 केस एग्जिस्ट कर रहे हैं और B2 के भी 3 केसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 3 सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए एंड 3 सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस बी, सो 3 टाइम्स B1 प्लस B2। नाउ B1, अब सर्कुलर आर्क का तो फार्मूला हमें याद है, सर्कुलर आर्क का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। तो B1 कितने, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, B1 यानी आउटर वाले का रेडियस क्या है, B, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, आर इज B, एंड थीटा पाई बाय 3 बाद में पुट करेंगे। और B2, तो B2 का रेडियस क्या है, A, तो B2 का रेडियस A है और थीटा तो पाई बाय 3 रहेगा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय रेडियस इज A इंटू थीटा। और डायरेक्शन भी लिखना है तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्शन इज, फिंगर को राइट हैंड को हम घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और थंब क्या हो रहा है, आउटवर्ड। तो बी का डायरेक्शन जो है वो डॉट आउटवर्ड। तो थीटा का वैल्यू हम लोग पाई बाय 3 पुट कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय बी, थीटा इज पाई बाय 3, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, थीटा इज पाई बाय 3। तो आप देख सकते हो अब यहां पे पाई तो कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल ही हो जाएगा, 3 बाहर मल्टीप्लाइड है, अंदर में 3 कैंसिल, क्या कॉमन आ जाएगा अब,
तो म्यू नॉट आई बाय 4 कॉमन, तो म्यू नॉट आई बाय 4 हो गए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच गया 1 बाई बी 1 बाई ए, सो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड मीन्स डॉट। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे फिर इससे मिलते जुलते कुछ एग्जाम्पल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं। अभी जितने भी एग्जाम्पल लिया इसमें सारे जो डायग्राम्स थे वो प्लेनर थे, तो डायग्राम प्लेनर था। हाँ, एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें कि डायग्राम परपेंडिकुलर भी थे, जो दो सर्कुलर वायर थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ केस लेने वाले हैं जिसमें कि आपको ज्यादातर एग्जाम्पल हम लोग जो है थोड़े 3 डायमेंशन के केसेस को कंसीडर करेंगे। फिलहाल 2 डायमेंशन से रिलेटेड जो डायग्राम के केसेस रहे उस तरह के प्रॉब्लम्स को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और 3 डायमेंशन में जो एग्जिस्ट करने वाले डायग्राम्स हैं तो उस तरह के एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तब तक प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू।